नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत विषय के बारे में, जिसके बारे में इस वक्त YouTube पे भी काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। आप सबने मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा और ये हमेशा से लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनी रही है। इसकी जितनी बात होती है ये उतनी ही रहस्यमयी दुनिया लगती है। बहुत से लोगों को ये अपने सपने पूरे करने का एक सबसे आसान तरीका लगता है, तो बहुत सारे लोगों को इसकी सच्चाई को लेकर एक संदेह या डर है। वर्तमान में YouTube पर चल रही चर्चा ने एक बार फिर से इसे लाइमलाइट में ला दिया है, पर अधिकतर चर्चाएं मल्टी लेवल मार्केटिंग की छवि को नकारात्मक रूप से ही प्रस्तुत कर रही हैं। यह वीडियो मल्टी लेवल मार्केटिंग या किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन या विरोध में नहीं है। यह सिर्फ आपके साथ तथ्यों को साझा करने का एक प्रयास है, ताकि आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने हिसाब से इसे सही नज़र से देख सकें। हम इस वीडियो में मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर 3 चीज़ों पे बात करेंगे जिन पर कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज़, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये हमारा जो सामाजिक और आर्थिक विकास है, जो हमारे समाज को किस तरह से प्रभावित कर रही है, लोगों की आजीविका को, लोगों की आर्थिक स्थिति को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। और साथ ही में वीडियो के अंत में मैं आपके साथ में 10 ऐसे पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स पर भी बात करूंगा कि यदि कभी भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की पिक्चर को सही से देखना चाहते हैं तो आपको किन इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स पर इसे परखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेके कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा जो इसके वैश्विक यानी ग्लोबल और भारत के बिजनेस को लेकर हैं। अगर हम बात करें टर्नओवर की कि कितना कारोबार करती हैं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां, तो अगर हम बात करें पूरे विश्व की ग्लोबल बाजार की, तो 2022 में अनुमान ये कहता है कि करीब 200 अरब डॉलर के करीब मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों ने कारोबार किया है। और ये अनुमान भी है कि ये लगातार बढ़ते रहने वाला है और 2030 तक जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि ये 330 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो 2022 में करीब 2000 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां थी जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही थी और उनका टर्नओवर करीब 25,000 करोड़ का था, जिसे अगर हम US डॉलर में देखें तो ये करीब 3.5 बिलियन US डॉलर के करीब था। इसी तरह से अगर बात करें कि कितने लोग हैं जो इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में या डायरेक्ट मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, तो दुनिया भर में लगभग 125 मिलियन लोग हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में शामिल हैं और इसमें से करीब 70 मिलियन लोग सिर्फ हमारे एशिया में हैं। और मज़ेदार बात है, जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, इसमें भी 70% जो संख्या है वो महिलाओं की है। अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त लगभग भारत में 2.5 मिलियन से अधिक लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी 70% और यहाँ उससे ज़्यादा है। भारतीय मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बाजार है वो ग्लोबल बाजार की तुलना में अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की असीमित संभावनाएं छिपी हुई हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की रेंज है, क्या चीज़ें हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में बिकती हैं, तो ये ग्लोबल बाजार और इंडिया का बाजार में आपको इसमें बहुत सारी विविध रेंज मिलेगी जिन प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं, जो प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं या ये सर्विसेज जो लोगों को ऑफर करते हैं, और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ प्रोडक्ट्स की या प्रमुख रेंज की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो है हेल्थ और वेलनेस को लेकर है। हेल्थ और वेलनेस को लेकर बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां काम कर रही हैं। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर की अगर हम लोग बात करें, इसको लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंपनीज के पास में है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं जिसमें घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो हैं, प्लस ड्यूरेबल गुड्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में मिलेंगे। आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह कई अन्य सामाजिक और आर्थिक मापदंडों, मतलब सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अगर आप देखें तो यह लोगों को एक अतिरिक्त आमदनी का अवसर प्रदान करता है। यह लोगों को पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका देता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस इंडस्ट्री में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 70% है, तो ये महिला सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बन रहा है, जहाँ पे महिलाएं अपने पार्ट टाइम में अपने स्किल के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से लोगों की मदद लेकर इसमें आगे
बढ़ रही हैं। इसके साथ ही जो हमारी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, हमारे जो लघु उद्योग हैं, उनको भी ये बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि तमाम कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। यह लोगों को रोजगार भी देने में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं वहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग हैं जिनको की काम मिला हुआ है। इसी के साथ ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हैं, चूंकि इनका कारोबार काफी बड़ा है, तो अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम जब बात करते हैं, या जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम CSR भी कहते हैं, उसके अंतर्गत भी ये लोग तमाम तरह के प्रोग्राम चला के जो गरीब तबका है उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी की सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां टैक्स के माध्यम से भी सरकारी खजाने में योगदान दे रही हैं, जो कि हम और आप जैसे लोगों के जो विकास के कार्य हैं, जो देश के विकास के कार्य, उसमें भी योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा ये कंपनियां योगदान दे रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर से जुड़े हुए। तो मन में यह स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, यदि मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग उद्योग या इंडस्ट्री इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और यह हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है, तो हम किस तरह से, किन आधारों पे, किन पैरामीटर्स पर एक सही कंपनी को पहचान सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कंपनी है ये सही है? क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे हम इसकी सही पहचान कर सकें? तो मैं यहाँ पे आपकी सहायता के लिए आपको 10 पैरामीटर्स या संकेत बताऊंगा, जिनके आधार पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन कंपनियों के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसको बहुत सिंपल भाषा में कहें, जिस देश का जो कानून है, जो नियम व्यवस्था है, क्या उनका पालन ये कंपनियां करती हैं? तो जो भी लोकल या इंटरनेशनल हमारे रेलिवेंट बिजनेस अथॉरिटीज हैं, क्या उनके साथ इनका रजिस्ट्रेशन है? क्या वो लोकल और इंटरनेशनल जो नियम कायदे कानून है उनका पालन करती हैं? इसके अलावा आपको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या ये कंपनियां अपनी कानूनी स्थिति के बारे में पारदर्शी हैं? क्या आम लोग ये देख सकते हैं कि ये कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये किनके साथ जुड़ी हुई हैं? तो ये सामान्यतः कंपनी के, अगर आप ऑफिस में जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिल सकती हैं। इसी प्रकार आपको ये भी जरूर देखना चाहिए, क्या कंपनी के खिलाफ कोई नेगेटिव कानूनी कार्रवाई तो नहीं हुई इसके एक्शन की वजह से या किसी और वजह से। साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी के खिलाफ, क्या कस्टमर्स ने कोई शिकायतें की हैं या नहीं की हैं। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री को सीधे नियंत्रित करने वाला कोई अलग से कानून या नियम नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग की जो गतिविधियां हैं उसको बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं जिनके अंतर्गत कवर किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन लॉ है और टैक्सेशन से संबंधित बहुत सारे नियम है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के द्वारा एक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर दिशा निर्देश भी 2016 में जारी किए गए थे, जिसमें इस डायरेक्ट मार्केटिंग को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। इससे संबंधित बहुत सारे कुछ रिसोर्सेस हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आप और पढ़ना और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर किस तरह के कायदे कानून खासकर भारत में है और वो किस तरह से इनको गवर्न करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बार जब आपने ये चेक कर लिया कि ये कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है या नहीं है और कानूनों का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इनके खिलाफ कोई केस लंबित है या नहीं है, क्या कंज्यूमर्स की कोई शिकायतें हैं या नहीं है, तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान में देनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। क्या कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, वो ऑफर कर रही हैं, वो टेंजेबल है? क्या उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, या सिर्फ ये हवाई है? क्या कंपनी अपने साथ नए मेंबर्स या नए लोगों को जोड़ने की बजाय हाई क्वालिटी के रियल वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बेचने पे ज्यादा जोर देती है? मतलब कहीं ये मेंबरशिप जो स्कीम होती है वो तो नहीं है, या ये चाहते हैं कि लोग इनके सामान को इस्तेमाल करें और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो उनके साथ रेगुलर एक कस्टमर के रूप में या एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जुड़े रहें? ये चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो कंपनी के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, क्या वो भी कंपनी के सामान को खरीदने के इच्छुक रहते हैं? क्या उन्हें कंपनी के सामान में वैल्यू नजर आती है? तीसरी चीज आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर जो रिव्यू हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं और निष्पक्ष है। निष्पक्ष का मतलब जो लोग कंपनी से जुड़े हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, जिनके डायरेक्ट इंटरेस्ट है कंपनी में, उनके अलावा लोग उन कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिव्यू के बारे में क्या कहते हैं, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। एक और चीज जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि कंपनी का जोर किस चीज के ऊपर है, ज्यादा मेंबर बनाए जाए या लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने को वो प्राथमिकता देती है। यदि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने की बजाय वो मेंबर्स जोड़ने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं तो सावधान रहें।
ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू के बारे में है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी हुई है, वो है उनका कंपनसेशन प्लान क्या है, मतलब उनका पैसा देने का सिस्टम क्या है। उसमें जो लोग भी काम करेंगे उनको पैसा किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके लिए उनको क्या काम करना पड़ेगा। क्या ये सारी की सारी चीजें कहीं पे लिखी हुई हैं? क्या उनका कंपनसेशन प्लान बिल्कुल क्लियर है, कोई भी आम आदमी उसे आसानी से समझ सकता है या नहीं समझ सकता है? इसी के साथ एक और चीज आप देख सकते हो कंपनसेशन प्लान में, कि जो पैसा देने का सिस्टम है, क्या वो प्रोडक्ट्स को बेचने पे आधारित है, जिसमें आप जो खुद टर्नओवर करोगे और आपकी टीम जो आप टर्नओवर करेगी, उन दोनों को मिला के आपका कमीशन शामिल होता है, या सिर्फ वो मेंबर जोड़ने पे बेस्ड है? इन दोनों में बहुत फर्क है, ये आपको जरूर उसमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ में ही जो बोनस हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो लोगों को जोड़ने के साथ साथ क्या सेल्स के माध्यम से भी मिलते हैं? अगर वो सेल्स के माध्यम से भी मिलते हैं तो ये अच्छी बात है। इसी के साथ साथ में आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लगने वाली मेहनत को अंडर एस्टिमेट करके तो नहीं दिखा रहा है कि बहुत जल्दी बड़े आराम से थोड़ा सा काम करने से ही आपको पैसे मिलने लगेंगे, या आपको वो सही बात बता रहा है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा कि जितना भी जटिल या कॉम्प्लिकेटेड आपका कंपनसेशन प्लान होगा, उतना ही कंपनियां जो है वो लोगों को जोड़ने पर ज़्यादा जोर देती हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी कितनी पारदर्शी है। कंपनी अपनी चीज़ों को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने कंपनसेशन प्लान्स को लेके, अपने रजिस्ट्रेशंस को लेके कितनी पारदर्शी है। क्या वो अपना रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लीडरशिप आपके लिए आसानी से उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं? क्या कंपनी अपने बिजनेस मॉडल, कंपनसेशन प्लान और उसमें जो रिस्क है उसके बारे में खुल के बात करती है, या वो आपको सिर्फ वही चीज़ें बताती है जो अच्छी लगती हैं? राइट, तो ये आपको भी इसमें ध्यान में रखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कि क्या कंपनी जो इंक्वायरीज होती हैं या जो लोगों की शंकाएं होती हैं उसके बारे में, या उनके जो कंसर्न्स होती हैं उनके उत्तर देती है, उनका समाधान करने की इच्छुक रहती है कि अगर किसी ने कोई कंसर्न रेज की है तो उसका समाधान करना है या नहीं करना है। अगली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मेंबरशिप और एंट्री कॉस्ट क्या है। नॉर्मली कंपनियां ज्वाइन करने के लिए एक फीस रखती हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को भी परचेज करना हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये रिजनेबल है। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्वाइनिंग के नाम पे हमें बहुत सारा सामान खरीदने के लिए कहा जा रहा है? तो एंट्री फीस के बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वो मेंबर्स को एक सस्टेनेबल कस्टमर बेस, मतलब ऐसा कस्टमर बेस बनाने में मदद करते हैं जो हमेशा उनसे सामान ले और उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा जनरेट कर सके, या वो सिर्फ मेंबर्स को ही ज़्यादा जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। एक जेन्युइन जो MLM कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हमेशा एक रीजनेबल एंट्री कॉस्ट रखती है। और यदि आपको लगता है कि ज्वाइन करते समय जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा, खासकर यदि यह आपको स्टार्टर किट, इन्वेंट्री या प्रोडक्ट की खरीद के लिए कहा जा रहा है। तो छठवीं चीज़ जो मुझे लगता है इस सारी चीज़ों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में आने वाले, जुड़ने वाले लोग वो हैं जो बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको लीडरशिप के बारे में, उनको कम्युनिकेशन के बारे में, उनको टीम वर्क के बारे में बताना, उनके स्किल सेट उस तरह का पैदा करना, उनको इसके लायक बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल है। तो क्या कंपनी के पास में ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम है जिससे लोगों को ये सारे स्किल मिल सके, उनकी समझ बन सके, उनकी क्षमताएं विकसित हो सके? ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ ही क्या कंपनी अपने नए सदस्यों को प्रोडक्ट के बारे में, बेचने की तकनीकों के बारे में, अपने बिजनेस मॉडल को समझाने के लिए पर्याप्त रूप से ट्रेनिंग और हेल्प देती है या नहीं देती है? ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में केवल पर्सनल प्रॉफिट को अधिक करने पे नहीं, बल्कि सही तरीके से बेचना, एथिकली बेचना, नैतिक रूप से बेचना, और जो हमारे कंज्यूमर या कस्टमर्स हैं उनका जो सेटिस्फेक्शन है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। कंपनी उसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दे रही है या नहीं दे रही है, ये देखना भी ट्रेनिंग वाले पार्ट में बहुत ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आपको देखनी चाहिए वो ये है कि क्या कंपनी के भीतर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके लिए गाइड, आपके लिए कोच का काम कर सके और आपको नेटवर्किंग सिखा सकें। क्या इस तरह का सिस्टम वहां मौजूद है या नहीं है? ये सारी चीजें आपको कंपनी के ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में जरूर देखनी चाहिए। सातवीं चीज, कंपनी
का सस्टेनेबिलिटी पे, लॉन्ग टर्म बिजनेस पे, भविष्य को लेके क्या प्लान है। क्या कंपनी सिर्फ नए लोगों को जोड़ने और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही है, या उनके पास कोई लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान भी है कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में वो अपने आप को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहाँ देखती है और उसके लिए उनके पास क्या प्लान है, जरूर चेक करिएगा। इसके साथ ही क्या कंपनी जो उसकी अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम लोग खासकर जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, या जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ में हम एक बढ़िया और एक लंबा संबंध कैसे विकसित कर सकते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, इसको लेके क्या कंपनी के पास में कोई प्लान है या नहीं है। इसके साथ साथ में जो कंपनी का जो प्रोडक्ट वैल्यू है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उसके आधार पे क्या वो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें विन विन सिचुएशन हो, जो खरीद रहा है वो भी खुश हो, जो बेच रहा है उसे भी फायदा हो रहा, और इन दोनों के माध्यम से कंपनी का बिजनेस भी आगे बढ़ रहा हो और ये लंबे समय तक चलने वाला हो, सस्टेनेबल हो। क्या ऐसा कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने पे या उसे क्रियान्वित करने पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। 8वीं चीज जो आप ध्यान दे सकते हो, जो आप थोड़ा पढ़ लिख सकते हो, वह है इंडिपेंडेंट रिसर्च। थोड़ा सा आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, आप भी थोड़ा पढ़िए, आप भी थोड़ा कुछ लोगों से बात करिए। क्या देखने के लिए? वही देखने के लिए जो मैंने ऊपर आपसे 7 चीजों की चर्चा की है। आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो कंपनी में पहले से शामिल रहे हैं और किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो वर्तमान में कंपनी में शामिल हैं और काम कर रहे हैं। दोनों के एक्सपीरियंस में क्या फर्क है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कस्टमर्स रिव्यूज कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, ये सारी जानकारी आपको जरूर इकट्ठा करनी चाहिए। और इसके बारे में आप मौजूदा जो उनकी साइट्स हैं उसमें जा सकते हो, कस्टमर्स के रिव्यू पढ़ सकते हो, और जैसा मैंने पहले ही कहा कि उन लोगों से जरूर बात करिए जो वर्तमान में कंपनी में जुड़े हुए हैं और वो लोग जो किसी वजह से कंपनी छोड़ चुके हैं, उनके अनुभव आपको इसमें बहुत मदद करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कुछ मीटिंग्स या सेमिनार में जरूर चाहिए, जाइए देखिए वहां पे किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह की बातचीत हो रही है। और ऊपर जो मैंने आपसे 5 या 6 चीजें आपको बताई हैं, क्या इन मीटिंग्स या इन सेमिनार्स में इसके बारे में बात हो रही है खुल के या नहीं हो रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम पर मैंने बातें कही हैं उसमें से कितनी बातें असल में यहाँ पे चर्चा में आती हैं या नहीं आती हैं। 9वीं चीज, क्या कंपनी के पास में कोई रियलिस्टिक इनकम एक्सपेक्टेशंस हैं या नहीं है। मतलब असल में आप कितना कमा सकते हो, आप प्रैक्टिकली कितना कमा सकते हो, इसके बारे में बात कर रही है कंपनी की नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी जल्दी और अधिक पैसा कमाने की बातें या उनके वादे कर रही है। क्या कंपनी इनकम को लेकर आपको बता पा रही है कि ये काम करने पे, इतना काम करने पे, इतने दिनों में हम इतने पैसे आपको देंगे या आप कमा सकते हैं। क्या कंपनी आपको ये बता रही है कि ये जो इनकम है ये कड़ी मेहनत और कमिटमेंट से ही मिलेगी। ये भी एक बिजनेस है अन्य बिजनेसेस की तरह, इसमें भी रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है। और अंतिम और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है। आप अगर ये पूरे ऊपर जो मैंने आपको 9 चीज़ें बताई हैं, इन 9 चीज़ों पे अगर आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं, इनको खंगालते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपके मन में क्या आता है, उसके बाद जो आपके मन में आता है वही सही है। ये ध्यान में रखिएगा, अपनी गट फीलिंग पे ही भरोसा करिएगा। क्योंकि कई बार हो सकता है सेमिनार्स में, मीटिंग्स में रिसर्च करके हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यार सब कुछ बदलने वाला है, अब तो हो ही जाएगा। ये गलत नहीं है, लेकिन कहीं पे भी अगर आपके मन में संशय आता है, क्योंकि अमूमन जब हम इस तरह के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम शायद एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। उस दौरान भी अपने आप को ठंडा रखना और अपने आप को रैशनल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 चीजें हैं, जब भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग को देखना चाहें, समझना चाहें, तो इन 10 पैरामीटर्स पे उनको चेक करने की कोशिश जरूर करिएगा। और ये मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा, यकीन मानिए जिंदगी में आगे बढ़ने के, सफलता पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिनमें से मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक है। तो यदि आपको कोई संदेह या चिंता होती है या आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपना समय लें और अन्य विकल्पों को भी तलाशें। याद रखें, किसी भी सेक्टर में, किसी भी व्यवसाय में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इवन किसी अच्छे व्यवसाय या सेक्टर में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो हो सकता है उसकी छवि के अनुरूप काम ना करते हो। तो इसलिए अपने सपनों तक पहुंचने का एक रास्ता मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है, लेकिन सिर्फ एक यही रास्ता नहीं है। एक कैरियर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के और भी अनगिनत लीगल तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है,
मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको सपनों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन रास्ता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है। यहाँ पे एक आदमी के लिए भी वो जगह है, वो स्पेस है जो शायद बाकी बिजनेसेस या बाकी सेक्टर में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भी रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, कोई भी काम करें, आपको जो मेहनत करनी है, जो आपको कमिटमेंट दिखानी है और उसमें जो समय लगने वाला है वो लगेगा ही लगेगा। आप उससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए इस गलतफहमी के साथ इस सेक्टर में मत आइएगा कि यहाँ पे रातों रात आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, लेकिन अपने सपनों तक पहुंचने का ये भी एक माध्यम हो सकता है अगर आप इसमें समर्पण के साथ में लगातार काम कर सकें और ऊपर की 9-10 चीजों के आधार पर एक सही सिस्टम, एक सही कंपनी का चुनाव कर सकें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक रिपोर्ट का लिंक भी दे रहा हूं, जिसमें आप वर्तमान में मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्थिति क्या है और भविष्य में इससे किस तरह की उम्मीदें हैं, उसको लेके एक रिपोर्ट है जिसको आप पढ़ सकते हो और उसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले दिनों में इस चैनल में किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा और फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।